अब जनमत में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ में पॉडकास्ट किया। यह पहला पॉडकास्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। 9 जनवरी को इसका ट्रेलर आया। शुक्रवार को पूरा वीडियो रिलीज किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनसे भी गलतियां होती हैं, वह मनुष्य हैं, देवता नहीं। यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू रहा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और व्यक्तिगत सोच पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीति में युवाओं के आने पर उन्होंने कहा कि युवा राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन लेकर ना आए। वीडियो में कामत कहते हैं कि मैं यहां आपके सामने बैठा हूं और बात कर रहा हूं, मुझे घबराहट हो रही है। यह मेरे लिए एक कठिन बातचीत है। इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि यह मेरा पहला पॉडकास्ट है, मुझे नहीं पता कि आपके दर्शकों को कैसा लगेगा। पीएम मोदी ने भी ट्रेलर को पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे आशा है कि आप सभी इसका उतना ही आनंद लेंगे जितना हमें आपके लिए इसे बनाने में आया है। आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था और अभी थर्ड टर्म सेकंड टर्म से कैसे अलग है? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे। पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे। तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है। मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है। मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। एक एक चीज को, समस्याओं से मुक्ति, टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए। सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है क्या? उसका हक है। 100% डिलीवरी होनी चाहिए, 100% लाभार्थियों को होनी चाहिए, 100% बेनिफिट पहुंचने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होगा और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं और उसका ड्राइविंग फोर्स है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए एआई का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। और इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मेरा 2047 में यहां है तो मैं 2025 में यहां हूं, तभी कितना बाकी रहा। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला। अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है और एक बहुत बड़े सपने वाला है। देखिए, दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध हो रहा है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने क्या कहा इस विषय पर, वो पॉडकास्ट में आप देखिए। वॉर की तरफ चल रही है, जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया फॉर एग्जाम्पल। जब ऐसे देशों में इंडियन नेशनल्स होते हैं और आप इंडिया के प्रधानमंत्री की डेजिग्नेशन से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इन अ वे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? लाइक कैन यू बिल्ड ऑन दिस? क्या होता है इन सिचुएशंस में, क्या हो रहा है? शुड बी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है
कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं, और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा, वैसा दुनिया को भरोसा है कि भाई भारत कहता है मतलब वो मानता है। निखिल कामत ने प्रधानमंत्री मोदी से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में भी सवाल किया। इस पर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, क्या ये हमारी सरकार, हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट? ये कैसे चल रहा है? आपको सही लगेगा, हमारे यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कुछ लोगों ने ना समझी में अपने अपने अर्थ निकाले। कुछ लोगों को लगा कि मंत्रियों की संख्या कम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, कुछ लोगों को लगा कि कर्मचारियों की संख्या मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी। ऊपर से मैंने तो आकर के स्किल मिनिस्ट्री अलग बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई, फिशरीज मिनिस्ट्री अलग बनाई। तो देश में जिन जिन फोकस एरिया होते हैं उसके लिए जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहता हूं, हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है लंबी, एक क्लियरेंस लेना है तो 6-6 महीने चल रहा है, एक का कोर्ट कचहरी का मामला है तो 100 साल तक पुराने केस अभी लटके पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, करीब 40,000 कंप्लायंसेस हमने निकाल दिए। वरना ये डिपार्टमेंट आपसे ये चीज मांगेगा, बगल वाला भाई आपसे वही चीज मांगेगा, तीसरा भी वही मांगेगा। भाई एक ने मांग लिया है ना, आप उपयोग करो ना। 40,000 कंप्लायंसेस आप करते, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को कितना बर्डन होता है। मैंने करीब करीब 1500 कानून खत्म किए हैं। मैंने क्रिमिनल चीजों से जोड़ने वाले कानूनों को बदला है। तो मेरी जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कल्पना है वो ये है, और मैं आज देख रहा हूं कि ये सब चीजें हो रही है। देखिए, अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई, नवाचार और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बारे में बात की और बताया कि कैसे भारत ने दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि यूपीआई के माध्यम से प्रौद्योगिकी को वास्तव में कैसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। सुनिए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके, यूपीआई, ई-केवाईसी, आधार। क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट विल प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगेगा होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी,
मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा। अयोध्या, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि कहा जाता है, एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए एक खास अवसर प्रस्तुत कर रहा है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ सामने है, जिसे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साल 2025 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष हो गया है। बीते वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हालांकि इस बार इसकी वर्षगांठ 11 जनवरी को मनाई जा रही है। 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन में 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और राम मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी देंगे। राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर राम मंदिर के प्रांगण में 3 दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 11 जनवरी से शुरू होगा और 13 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम की आरती करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। स्थानीय प्रशासन की ओर से यहां बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। वे 11 जनवरी को आएंगे, गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। 11 तारीख को ही दोपहर को 2 बजे इसी स्थान पर अंगद टीला का प्रांगण, ये अंगद टीला आपके बगल में पीछे दिखता है, रास्ता आपने देख लिया है। यहाँ पर वो समाज का संबोधन करेंगे। आप कह सकते हैं कि एक जनसभा का संबोधन होगा। दोपहर को 2 बजे 11 जनवरी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 11 जनवरी के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। कल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल कई लोगों के मन में ये है कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो फिर 11 जनवरी को क्यों इसका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, 22 जनवरी को क्यों नहीं मनाया जा रहा है। इसका कारण है कि इसको हिंदी पंचांग के हिसाब से इस तिथि को निकाला गया है और जैसे दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को पंचांग के हिसाब से उनकी डेट तय होती है, तो वार्षिकोत्सव की भी डेट इसी तरह से निकाली गई है जो 11 जनवरी 2025 को पड़ती है। तो ऐसे में ये पूरा हर साल इनकी तिथियां बदलेंगी, पंचांग के हिसाब से ही इनकी तिथियां रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। भगवान राम का कल श्रृंगार होगा, उनको नए वस्त्र रोज ही पहनाए जाते हैं। कल और भव्यता के साथ उनका श्रृंगार होगा, उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे, भोग लगाए जाएंगे और तमाम पूजा पाठ होंगे और अयोध्या को सजाया जा रहा है खूबसूरती से। आप देखिए ये गेट है मेरे पीछे, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो कुल मिलाकर बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर रूप दिया जा रहा है। तो तैयारियां पूरी हैं और बहुत अधिक भीड़ होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। तो ऐसे में उन
उनको आसानी से दर्शन हो, ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं, ऐसे रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में 11 जनवरी कल उनका वार्षिकोत्सव मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। राम मंदिर के पास ही एक स्थान जहां पर एक बड़ा टेंट का निर्माण हो रहा है, जिसमें कल 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यहीं से वो अपना संबोधन देंगे। मेरे पीछे ये तमाम कुर्सियां हैं लगी हुई हैं और यहाँ पर करीब 5000 लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है, VIP, वेरी VIP। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने ही निमंत्रण दिया है खास लोगों को, जिनको यहाँ बुलाया जाना है। ये सामने मेरे मंच तैयार हो रहा है, कल ये सुबह तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और किसी भी प्रकार की सुरक्षा में ढील नहीं होने पाएगी। सभी तरफ रास्तों को सील किया जाना है, यातायात के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। तो ऐसे में तैयारियां अपने पूरे चरण पे है। आप खुद देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। मंदिर मजिस्ट्रेट से लेकर नगर मजिस्ट्रेट यहाँ लगाए गए हैं और सारी तैयारियों को वो देख रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी 3 दिन का ये महोत्सव पूरा होगा। कल इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र यहाँ जुटा हुआ है और यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या। कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, ये आप सभी जानते हैं। चुनावी मैदान में एक बार फिर से पूर्वांचल के जो वोट बैंक है, यानी पूर्वांचली वोट बैंक केंद्र में है, जिसके इर्द गिर्द बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों के अपमान वाले बयान पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूर्वांचल सम्मान मार्च का आयोजन किया, जो अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक गया। बीजेपी का देखिए आरोप यह है कि केजरीवाल बार बार उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों का अपमान करते हैं, जबकि दिल्ली के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं इस पर पलटवार भी हुआ। केजरीवाल ने बीजेपी को धरना पार्टी करार दिया। किस प्रकार से पूर्वांचली वोट बैंक की सियासत चल रही है, उसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सियासी घमासान के केंद्र में है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर दल अपनी रणनीति में व्यस्त है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अब पूर्वांचल की एंट्री हो गई है। फर्जी वोटर को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आपका यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों का अपमान करने का इतिहास रहा है। पूर्वांचल की जनता 5 फरवरी को बदला लेगी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और
अरविंद केजरीवाल वर्षों से बार बार मौका मिलने पर यूपी और बिहार के पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। और आज एक बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल बीते दिन आपके राष्ट्रीय संयोजक ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों में लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के इस बयान में दिल्ली की राजनीति को नई हवा दे दी है। बीजेपी बार बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया और जाट समुदाय को उनकी अस्मिता से वंचित रखा। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। यूपी और बिहार के वोटर्स फेक नहीं है, अनेक वोटर्स है, ईमानदार वोटर्स है। वो जिनको वोट देते वो इस सत्ता में आते हैं और बिहार के लोगों का इसी तरह का अपमान करना, यूपी के लोगों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं और बिहार और यूपी के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं, बीजेपी के वोटर नहीं है। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पल पर चुनाव मैदान में अपनी जीत का सपना देखते थे। वो पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि सारे लोग जाग गए हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। फिलहाल दिल्ली का चुनावी पारा अपने चरम पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल और जाट वोटर्स के बीच कौन सी पार्टी भरोसे और विकास के वादे पर खड़ी उतरती है। क्या केजरीवाल सरकार अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता बचा पाएगी या बीजेपी के आरोप और आक्रामक रणनीति उन्हें मात देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब हम बात करेंगे संविधान की आत्मा पर हो रहे आघात की। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के भीतर उपवर्ग की पहचान के लिए दायर याचिका को यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि यह अधिकार संसद और राज्य के विधानसभाओं का है। दरअसल दलितों और आदिवासियों को संविधान से मिले आरक्षण का लाभ इस वर्ग के उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो इसके लिए सही मायने में अधिकारी हैं।
इनके आरक्षण का कोटा कभी धर्मांतरित मुस्लिम और ईसाई उठा ले जाते हैं तो कभी इस वर्ग के वैसे लोग जो पहले से ही आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन समाज के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। आरक्षण हासिल करने के जो सही पात्र हैं उन तक आरक्षण का लाभ पहुंच ही नहीं पाता। आरक्षण की अमृत धारा ऊपर से नीचे पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। संविधान निर्माताओं ने समाज के दलित और पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और ऊंचे पदों पर बैठे एससी, एसटी अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना या ना करना यह फैसला कार्यपालिका और विधायकों का विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरक्षण का असली लाभ सही पात्रों तक पहुंच रहा है। आरक्षण संविधान में दलितों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए दिया गया था ताकि पीढ़ियों से चली आ रही सामाजिक और आर्थिक असमानता को मिटाया जा सके। लेकिन अब जब संविधान के तहत आरक्षण का मकसद दलित समाज के गरीब और वंचितों को मुख्य धारा में लाना है तो ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों द्वारा इसका लाभ उठाना कितना न्यायोचित है। आईएएस, आईपीएस और इनके समकक्ष पदों पर बैठे एससी, एसटी समुदाय के व्यक्ति या परिवार सामाजिक और आर्थिक ऊंचाइयों को हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उनकी अगली पीढ़ी के लिए आरक्षण बनाए रखना गरीब दलितों का हक मारने के जैसा है। संविधान ने आरक्षण इसलिए दिया था ताकि हाशिए पर पड़े दलित और आदिवासी समाज के लोग समान अवसर पा सके। लेकिन क्रीमी लेयर की अनुपस्थिति से आरक्षण की मूल भावना कमजोर हो रही है। आज जब गरीब दलित मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या एससी, एसटी आरक्षण केवल क्रीमी लेयर तक ही सीमित रह गया है। अगर क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाता है तो वंचित तबकों के लिए आरक्षण का सही उपयोग हो सकेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत पहले ही ओबीसी आरक्षण में लागू है, जिसने आरक्षण के लाभ को सही हाथों तक पहुंचाया है। अगर यही मॉडल एससी, एसटी आरक्षण पर भी लागू कर दिया जाए तो गरीब दलितों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इससे समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का उद्देश्य भी पूरा होगा। समाज ने आरक्षण को सीमित समय के लिए लागू किया था, लेकिन क्रीमी लेयर ना होने के कारण यह सीमा बार बार बढ़ती चली गई। अगर आज एससी, एसटी में क्रीमी लेयर लागू हो तो आरक्षण का असली फायदा वंचितों तक पहुंचेगा। अब वो वक्त आ गया है कि एससी, एसटी आरक्षण को वंचितों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर की पहचान हो, तभी संविधान का उद्देश्य सामाजिक न्याय की असली परिभाषा पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका लॉस एंजलिस समेत कैलिफोर्निया के बाकी इलाकों में लगी आग के चलते शहर को काफी नुकसान हो चुका है। इस आग के कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक स्कूल, अस्पताल, घर और बाकी ढांचे जल चुके हैं। आग 30,000 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। इस आग के पीछे साजिश का एंगल भी सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर आग जानबूझकर लगाई गई ये बताया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार पकड़ा गया व्यक्ति एक बेघर है और उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है। यह भी बताया गया है कि उसे पहले स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद पुलिस पहुंची। उसे आग लगने के 20 से 30 मिनट के भीतर ही पकड़ लिया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पूछताछ चालू कर दी है। उस पर आग की तीसरी लहर केनेथ फायर लगाने का आरोप लगा हुआ है। हिरासत में लिए गए शख्स के विषय में अधिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लॉस एंजलिस पुलिस की एक बड़े अधिकारी ने कहा कि वो केनेथ फायर को अपराध का ही मामला मान रहे हैं। अमेरिकी फायर विभाग ने अभी आग का स्पष्ट कारण नहीं बताया है कि आग क्यों लगाई गई। इस आग के पीछे साजिश मानने के चलते और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल लॉस एंजलिस में इससे पहले भी आग लगती आई है। इन जंगलों में आग का कारण या तो बिजली गिरना या फिर जमीन पर लगे बिजली के तार माने जाते हैं। हालांकि इस बार लगी आग से पहले ऐसा बिजली गिरने का कोई भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन विकराल रूप आग ने देखते देखते धारण कर लिया। लॉस एंजलिस में पहले आग की 2 लहरें आईं। उन्हें ईटन और पैलिसेड फायर का नाम दिया गया। इसके बाद गुरुवार को केनेथ फायर स्टार्ट हो गई। अब तक इन आग के चलते लगभग 2 लाख लोगों को इलाका खाली करने का आदेश
दिया जा चुका है। 10,000 ढांचे जल चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 3 लाख लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसके चलते राज्य में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी है। आग अब पूरी तरीके से काबू नहीं हो पाई है। आग ने हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ये लॉस एंजलिस शहर में ही स्थित है। इसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो रही है और लुटेरे बचा हुआ सामान लूटने में लग गए हैं। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इस आग को बुझाने की तमाम कोशिशें कर रही है। हालांकि कैलिफोर्निया के जंगल में आग पहली बार नहीं लगी है। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया में 78 बार यानी 78 टाइम्स आग लग चुकी है। इन जंगल के पास में रिहायशी इलाके ज्यादा हैं, इसलिए इस आग से होने वाले नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। जंगल की आग के आगे किस प्रकार से सुपर पावर अमेरिका बेबस है, वो इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं और स्थिति समझ सकते हैं। इस खबर के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।